हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मज़े से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अब हम पढ़ेंगे 8th क्लास की सिविक्स का चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। तो इस मार्जिनलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी एक ग्रुप, एक सोसाइटी, एक कम्युनिटी जो हम ये कह सकते हैं कि किसी एक प्लेस पे या किसी एक एरिया में एक्सटिंक्ट पॉइंट पे होती है, यानी उनका जो डिक्लाइन है, उनका जो उनकी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं डेंजर जोन में होती है। तो वो जो मार्जिनलाइजेशन है, हाशियाकरण है, उसको हम अच्छे से समझेंगे। तो इस चैप्टर में जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर हम अच्छे से फोकस करेंगे, फर्स्ट है स्टोरी ऑफ दद्दू। एक आपका चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही एक स्टोरी दे रखी है कि किस तरह जो दद्दू थे, उड़ीसा में एक विलेज में वो रहते थे, उनको फोर्स किया गया वो गांव छोड़ने के लिए। तो फिर हम पढ़ेंगे आदिवासियों के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग, आदिवासी और जो उनके रिगार्डिंग जो स्टीरियोटाइप किसी भी ग्रुप में या फिर हमारी सोसाइटी में जो फैली हुई हैं उनके बारे में। फिर हम पढ़ेंगे आदिवासीज एंड डेवलपमेंट, किस तरह डेवलपमेंट ने आदिवासीज की जो लाइफ थी उनको चेंज कर दिया। फिर हम पढ़ेंगे माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन, की जो माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटीज का मतलब हु आर लेस इन नंबर्स, जो नंबर में, संख्या में कम है, वो जो ग्रुप है, वो जो सोसाइटी है, वो जो रिलीजन है वो कहलाएगा माइनर। तो माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन ये आप अच्छे से समझेंगे। फिर हम इस पूरे के पूरे चैप्टर का कंक्लूजन अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये 6 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम पूरा का पूरा फोकस करेंगे। बहुत ईजी चैप्टर है, अच्छे से समझोगे, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में और कोई भी पॉइंट आपसे छूटा हुआ नहीं रहेगा। तो दद्दू की जो स्टोरी होती है वो आपको पढ़नी है कि ये एक, हम ये कह सकते हैं कि आदिवासी कम्युनिटी का ही, ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती हैं, उनका ही एक मतलब पर्सन है। और इसको उड़ीसा के एक विलेज में, इस केवल इस वजह से कि ये एक शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं, उसको उस गांव से निकाल दिया जाता है। तो हम जो पूरी की पूरी जो इसके पीछे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, दद्दू जैसे हजारों लोग ऐसे रहे होंगे जिनको उनके घरों से बेदखल किया होगा या उनके एरियाज में बेदखल किया होगा, तो वो हम पढ़ेंगे। तो वो सबसे पहले की जो जनरेशन हम या हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, तो वो आदिवासी हैं, सबसे पहले के जो नेटिव हैं वो। तो आदिवासी द टर्म लिटरेरी मीन्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स का मतलब मूल निवासी, जिनको हम बोलते हैं कि जो आदिवासी हैं वही मूल निवासी हैं, यानी सबसे पहले उन्होंने ही रहना शुरू किया था इंडिया में। क्योंकि हम इंडिया की ही बात कर रहे हैं तो इंडिया की बात करें तो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स का मतलब मूल निवासी, वो ही, उन्होंने ही शुरुआत की थी एक सोसाइटी की, एक कम्युनिटी की या एक रेजिडेंशियल एरिया की। आर कम्युनिटीज हु लिव्ड एंड ऑफन कंटिन्यू टू लिव इन क्लोज एसोसिएशन विद फॉरेस्ट। और आदिवासियों ने क्या किया था, सबसे पहले जो एक कम्युनिटी में रहना शुरू किया और वो फॉरेस्ट में ही मेनली रहते थे, जंगलों में रहते थे। तो कुछ एरियाज हैं जो जिनमें आदिवासी रहते थे, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई। इंडस्ट्रियल एरियाज आर लोकेटेड इन आदिवासी एरियाज, यानी ये मेनली झारखंड, छत्तीसगढ़ के ही एरियाज हैं। तो इनमें जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, पहले वहाँ जो आदिवासी थे वो रहते थे, फॉरेस्ट एरियाज थे। तो ये जो हैं अब इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा में आयरन और या जो स्टील है, स्टील मेकिंग का जो वर्क है वो इनमें होता है। तो देयर आर ओवर 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप इन इंडिया। और इंडिया में 500 प्लस जो आदिवासी ग्रुप हैं वो एग्जिस्टेंस है उनका, वो हैं मेनली इन झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी और उड़ीसा। कुछ स्टेट्स हैं वैसे नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स में और नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में भी हैं। तो ये कुछ मेन एरियाज हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा में मतलब नंबरिंग में जो आदिवासी हैं वो रहते हैं, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, एमपी में और उड़ीसा में। तो आपको आदिवासी की टर्म समझ में आई होगी जिसका मीनिंग होता है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। और ये वो कम्युनिटी हैं जिन्होंने रहना स्टार्ट किया था
क्लोज एसोसिएशन यानी नज़दीकी संबंध, यानी फॉरेस्ट में ही ये रहते थे मेनली। और ये कुछ एरियाज हैं इंडस्ट्रियल एरियाज जहाँ पर इंडस्ट्रियल वर्क ज़्यादा होता है, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, मेनली झारखंड और छत्तीसगढ़ में ही है जहाँ पर पहले आदिवासी रहते थे। और 500 प्लस आदिवासी जो ग्रुप हैं इंडिया में वो रह रहे हैं। तो दे हैव देयर ओन लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन एंड लिवलीहुड। आदिवासियों की अपनी खुद की एक लैंग्वेज होती है, उनका खुद का कल्चर होता है, खुद के ट्रेडिशंस होते हैं, खुद की लाइफस्टाइल होती है, खुद का भी मतलब जो भी हम ये कह सकते हैं कि उनका जो एग्जिस्टेंस है, जो भी उनकी कम्युनिकेशन है, जो मतलब ये जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं, ये हम जो कॉमन सोसाइटीज हैं उन सब से अलग होते हैं। तो आदिवासियों के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर हम पढ़ेंगे आदिवासी एंड स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग की जो डेफिनेशन है या जो इसकी टर्म है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन पहले भी किया जा चुका है और दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं। स्टीरियोटाइप एक नेगेटिव थिंकिंग है जो एक कम्युनिटी को, एक ग्रुप को, एक रिलीजन को, एक कास्ट को बाइंड करती है सिर्फ एक कॉमन थिंकिंग में। जैसे हम मेनली किसी रिलीजन के बारे में ये पता लगाते हैं कि उस रिलीजन के लोग तो ऐसे होते हैं, उस कास्ट के लोग तो ऐसे होते हैं, या उस स्टेट के लोग हैं वो ऐसे होते हैं, या फिर हम ये कहें गांव के लोग भोले भाले होते हैं, शहरों के लोग एडवांस होते हैं, गांव के लोग तो दूध दही अच्छा खाते हैं, शहरों के लोग पिज्ज़ा बर्गर ये खाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये की सारी चीज़ें हर एक के ऊपर एप्लीकेबल हों, लेकिन ये एक स्टीरियोटाइप है जो पूरे के पूरे ग्रुप को, पूरी की पूरी एक सोसाइटी को एक ही थिंकिंग में बाइंड अप करती है। तो आदिवासी के बारे में हम सोचते हैं कि दे आर अगली, वो भद्दे हैं, क्योंकि मेनली उनका जो कलर है वो ब्लैक होता है, उनके हेयर स्टाइल थोड़े अलग है, तो वो फिर है दे डोंट वियर गुड क्लोथ्स। हम ये जब भी उनकी पिक्चर देखते हैं या कभी टीवी में देखते हैं तो हमें ये दिमाग में लगता है कि ये कपड़े नहीं पहनते अच्छे। दे लुक्स टेरिबल, उनका जो चेहरा है वो भयानक है या वो डरावना है। ये कुछ जो स्टीरियोटाइप हैं ये हमारे माइंड में है आदिवासीज के बारे में। तो हमने पढ़ा आदिवासीज और उनके बारे में जो स्टीरियोटाइप है वो। अब हम पढ़ेंगे आदिवासीज एंड डेवलपमेंट। किस तरह ब्रिटिशर्स ने या फिर आफ्टर इंडिपेंडेंट की डेवलपमेंट के वक्त ने किस तरह जो आदिवासीज की जो लाइफ है उसको चेंज किया। बहुत ही मिजरेबल या पीटीएबल जो सिचुएशन है वो होगी। तो आइए पढ़ें। है पॉलिसीज रिलेटेड टू फॉरेस्ट इन कॉलोनियल रूल, यानी कॉलोनियल रूल का मतलब जो ब्रिटिशर्स जब हमारे ऊपर रूल कर रहे थे तो उन्होंने फॉरेस्ट से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज बनाए, रूल्स बनाए, जिनकी वजह से डिफोरेस्टेशन हुआ, पेड़ों को ज़्यादा काटा जाने लगा, और एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन है उसके लिए जो ब्रिटिशर्स हैं वो फॉरेस्ट को कट करवा देते थे और उनको अर्निंग ज़्यादा होती, उनको इनकम ज़्यादा होती। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन था उसके ऊपर टैक्स लेते थे वो। तो फॉरेस्टियल जो एरियाज थे उनसे उनको कोई टैक्स नहीं मिलता था। इस वजह से उन्होंने क्या किया कि डिफॉरेस्टेशन करके और वहाँ पर भी जो एग्रीकल्चरल जो वर्क है उसको सेटअप करवा दिया, उसको इम्प्रूव किया। तो इस वजह से जो आदिवासी थे वो उन एरियाज को छोड़ के कहीं दूसरी जगह माइग्रेट हो गए। फिर टैक्सीज ऑन पैस्चर एंड एनिमल्स, यानी पैस्चर होता है चरागाह, जहाँ पर आप भी देखते होंगे कि आपके गांव के नियर बाई कोई जिसको आप बनी बोलते हैं वो होगी जहाँ पर पशुओं को चराते हैं, या फिर एक ऐसा एरिया होता है जो खाली होता है, मतलब जिसके ऊपर पूरी की पूरी कम्युनिटी का राइट होता है, और वहाँ पर फॉरेस्ट होंगे ज़्यादा। तो जो पैस्चर्स होते, चरागाह होते, जहाँ पर पशुओं का चरने का स्थान होता, और जो एनिमल्स रखते उनके ऊपर भी जो ब्रिटिशर्स थे वो टैक्स लगाते। इस वजह से जो आदिवासी थे या शेड्यूल ट्राइब्स थे उन्होंने एनिमल्स को रखना कम कर दिया, और जो पैस्चर्स थे, चरागाह थे, उनको ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर दिया। फिर और क्या किया, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन कर दिया, रिजर्व फॉरेस्ट या फिर पब्लिक, हम ये कह सकते हैं कि जो कम्युनिटी बेस्ड जो फॉरेस्ट थे वो नो एंट्री इन द रिजर्व फॉरेस्ट, और जो रिजर्व फॉरेस्ट जिन्होंने डिक्लेयर किया ब्रिटिशर्स ने उनमें किसी को भी एंट्री नहीं करने दी जाती थी। तो इसलिए जो शेड्यूल ट्राइब्स थी या जो आदिवासी लोग थे
वो वहां नहीं रह सकते थे और अपने पशुओं को भी नहीं रख सकते थे। फिर है ड्यू टू ट्रेड ऑफ द प्रीसियस वुड्स एंड फ्रूट्स आदिवासीज वर फोर्स्ड टू लीव फॉरेस्ट, यानी लकड़ियों का आपने सुना होगा कि चंदन की लकड़ी कितनी कॉस्टली होती है, साल के ट्रीज कितने एक्सपेंसिव होते हैं। तो वो प्रीसियस वुड्स के ट्रेड ने भी जो, और वहाँ पर कुछ नेचुरल वेजिटेशन जो मेडिसिन में यूज होती या फिर कुछ और वैल्यूएबल होती, तो उसने भी उनको आदिवासियों को ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई, या फिर वो वुड के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ज़्यादा प्रीफरेंस देने लगे, तो वो ट्रीज को कट करने लगे। ट्रीज जितने ज़्यादा कट होंगे तो जो आदिवासी हैं वो वहाँ से माइग्रेट होने लग गए। फिर है डिफोरेस्टेशन एंड सेपरेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा डिफोरेस्टेशन किया और एग्रीकल्चरल लैंड को सेपरेट किया। इस वजह से जो ड्यूल ट्राइब्स थे या जो आदिवासी लोग थे वो बार बार अपनी एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करते रहे और उनकी जो हालत थी वो बहुत ही दयनीय हो गई थी। तो आपने देखा, और आफ्टर इंडिपेंडेंट भी हम जब 1947 के बाद भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज हमने डेवलप किए, जो हमने पढ़े, भिलाई है, राउरकेला है, या फिर जमशेदपुर है। उन एरियाज में जो बाद में 1947 के बाद भी जो आदिवासी रहते थे उनको भी वहाँ से माइग्रेंट होना पड़ा। तो ये डेवलपमेंट के जो कुछ वर्क्स थे जिन्होंने आदिवासी की जो लाइफ है उसको पूरी तरह से चेंज किया या उनकी लाइफ को डेंजर जोन में लाके खड़ा कर दिया, तो ये कुछ ऐसी पॉलिसीज रही। तो अब हम देखेंगे माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन। माइनॉरिटी मैंने पहले भी बताया था कि लेस इन नंबर्स, यानी जो संख्या में कम होते हैं, चाहे वो कम्युनिटी बेस्ड हो, चाहे वो रिलीजन बेस्ड हो या कास्ट बेस्ड हो, तो वो माइनॉरिटी कहलाती है। आपके चैप्टर में जो मुस्लिम्स जो कम्युनिटी है, जो रिलीजन बेस्ड कम्युनिटी है, वो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, यानी सेंसस आपको पता है कि हर 10 ईयर्स में होती है जनगणना, तो उस 2011 की जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग 14.2% है टोटल पॉपुलेशन के मुस्लिम्स लोग, यानी वो 100 में से केवल अप्रोक्सीमेट 14% ही है मुस्लिम, तो वो क्या है, माइनर है, संख्या में कम है। इसके अलावा जो सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, वो भी कम है। तो वो अपने आप को ये समझते हैं कि हम इस कॉमन सेक्शन में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। The term minority is most commonly used to refer the communities that are numerically small in relation. However, it is a concept that goes well beyond numbers. It encompasses issues of power, access to resources, यानी ये चीज़ें हैं कि जो रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह से यूज किया जाए, उनको उनके पास जो, चाहे वो पॉलिटिकल पावर हो, चाहे वो सोशल पावर हो, वो कैसे उनके पास हो यदि नंबर्स में ही यदि वो कम है। आप इसको माइनॉरिटी को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आपके गांव में सपोज करो किसी का एक जो परिवार है उसमें केवल 5 से 10 मेंबर्स ही हैं पूरे के पूरे परिवार में, और एक परिवार ऐसा है जिसके पूरे के पूरे परिवार में अप्रोक्सीमेट 35 से 40 जो पर्सन्स हैं वो हैं। तो जब इलेक्शंस होते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करें, तो जहां पर जिसका परिवार जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतनी ही पॉसिबिलिटी है कि उनके जो परिवार से जो कैंडिडेट है वो विनर हो जाए। तो इसी तरह ये जो माइनॉरिटी हैं ये भी ये समझते हैं कि जो रिसोर्सेज का यूज है या जो पावर, एक्सेस टू पावर है, वो हमारे तक नहीं हो पाती और हम कॉमन सेक्शन में इंक्लूड नहीं हो पाते, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको इक्वल जो राइट्स हैं, इक्वल जो इक्वलिटी है वो दे रखी है। तो ये हम अब कंक्लूजन में पढ़ेंगे। देयर आर डिफरेंट रीजन फॉर ईच ऑफ दीज कम्युनिटीज बीइंग मार्जिनलाइजेशन, यानी बहुत सारे अलग अलग रीजन्स हैं कि ये जो कम्युनिटीज हैं माइनर हैं, माइनॉरिटी में हैं। आपको पता होगा 1947 में पार्टीशन के बाद बहुत सारे जो मुस्लिम्स की मेजोरिटी थी वो पाकिस्तान में चली गई और हिंदुओं की जो मेजोरिटी है वो इंडिया में रह गई। तो वहाँ जब पाकिस्तान में बात करें तो हिंदू हैं वो माइनॉरिटी में है, और इंडिया की बात करें तो मुस्लिम हैं वो माइनॉरिटी में है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं
जो अलग अलग रीजन हो सकते हैं इनके कि किसी भी कम्युनिटी में कौन सी जो माइनॉरिटी है वो है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस माइनॉरिटी को अपलिफ्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस हैं वो कर रखे हैं। जैसे राइट टू इक्वलिटी दे रखा है, चाहे वो माइनर हो या किसी भी कास्ट से हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, उसको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। फिर राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, हर एक को अपनी कल्चर को डेवलप करने का, अपने ट्रेडिशन का, अपनी वर्शिप प्लेसेस का डेवलप करने का राइट है। और माइनॉरिटीज को आर्टिकल 29 और जो 30 हैं वो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जो माइनॉरिटीज से ही हैं, कि कोई भी माइनॉरिटी अपने एरिया में कोई भी स्कूल या कोई भी इंस्टीट्यूशन खोल सकता है। किसी भी तरह से जो रिलीजियस एजुकेशन प्लेसेस हैं वो ओपन कर सकता है, रिलीजियस एजुकेशन दे सकते हैं। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजन कर रखे हैं। मैंने एक 9th क्लास की प्ले लिस्ट में जब आप चैनल पे देखोगे तो फंडामेंटल राइट्स का पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर रखा है, उसको और आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो 1 या 2 बार ये वीडियो देखोगे, चैप्टर को पढ़ोगे अच्छे से, पूरा का पूरा आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।